सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के खिलाफ एक और इंक्वायरी शुरू होने जा रही है। FIA ने फैसला किया है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील मेमन की जानिब से यह डिमांड की गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जो ट्विटर हैंडल है उसको ब्लॉक किया जाए, उसको बंद किया जाए, चूँकि वहाँ से ऐसा कॉन्टेंट कुछ पोस्ट किया गया कि जिस पर बहुत सारी जमातों को एतराज़ात और वो एतराज़ात खुलकर सामने भी आया। FIA की जानिब से आज ये फैसला किया गया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 लोगों से मुलाकातें करेंगे, उनसे इंक्वायरी होगी और फिर ये पता चलाने की कोशिश की जाएगी कि ये जो अकाउंट है वो कौन हैंडल कर रहा है। इससे मुताल्लिक चीज़ों की अप्रूवल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से ली जाती है या नहीं। और फिर साथ साथ आज 9 मई के 2 केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की रिहाई भी हुई है, बरियत भी हुई है। वो 2 मजीद केसेस उन पर से अब ख़त्म हुए हैं और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत की जानिब से ये फैसला सामने आया। और साथ साथ अब हुकूमत की जानिब से ये फैसला कर लिया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप दी जाएगी। तो क्या अब हुकूमत अपोजिशन की जानिब एक एंगेजमेंट का हाथ बढ़ाना चाहती है? क्या अपोजिशन को एंगेज करने की कोशिशें इस अमल से शुरू हो सकती हैं? मुस्लिम लीग नून को 12 जो पार्टीज़ हैं, जो 12 कमेटीज़ होंगी उनकी सरबराही मिलेगी और उसके साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 9 और फिर पीपल्स पार्टी के हिस्से में 7 कमेटियों की सरबराही आएगी। जबकि जो दीगर जमातें हैं, MQM और जो दीगर छोटी जमातें हैं, वो उन्हीं की जो उनकी नशस्तें हैं उस मुनासबत से ये तमाम सीटें मिलेंगी। तो अब आगे क्या बर्फ़ पिघलती हुई हमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नजर आएगी या नहीं, इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अहमद उवैस साहब पाकिस्तान सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर मंदुखिल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तो अहमद उवैस साहब, ये अब जो एक और इंक्वायरी FIA इस वक्त शुरू करने जा रही है, इस पर बैरिस्टर गौर साहब का एक रिएक्शन तो सामने आ गया था। जो वीडियो है, जो कंटेंट पोस्ट हुआ था, उस पर उन्होंने कहा था कि उससे बानी चेयरमैन का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब बहरहाल FIA इंक्वायरी करेगी, अपनी तसल्ली करेगी। तो एक और केस अपने खिलाफ आप शुरू होता देख रहे हैं? अनएक्सपेक्टेड नहीं है ये, क्योंकि जिस अंदाज में मामला चल रहे हैं और जिस कैफियत में इमरान खान को जेल में रखा गया है और जिस किस्म के केस बनाए गए हैं और उनके फैसले करवाए गए हैं जल्दी उजलत के अंदर, और ट्रायल भी मुकम्मल नहीं हुए, तो इसलिए ये कोई अचंभा की बात नहीं है कि ये एक नया भी खोल लेंगे, क्योंकि वो चाह रहे हैं किसी तरीके से कि ये केसेस में ही उलझे रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मामला सारे जो हैं वो एक किसी के हाथ में नहीं होते हैं। वो कोशिश इंसान यही कर रहा होता है कि जी मैं एट द हेल्म ऑफ अफेयर, आई एम होल्डिंग द पोजीशन, आई एम कॉलिंग द शॉट्स, तो मैं ही जो करूंगा वही सब कुछ होगा। और अगर दुनिया को देखता हूं तो मैं ही, मेरी नजर से देखी जाती है, तो ये बात गलत है। इसलिए और चेयरमैन जो है इमरान खान, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का ना वो नर्वस है, ना उनके ऊपर कोई दबाव है ज़हनी तौर के ऊपर। वो ही इज एज हैप्पी एंड जुबिलेंट एज ही कुड बी आउटसाइड। कोई उनको पता है कि ठीक है, इज इन द कंडीशन वहां पर है। लेकिन ये सारी बातें देखें, अब प्रॉब्लम जो है ना, इस सारी प्रॉब्लम जो मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ, और मैं खुल के इसलिए बात करता हूँ कि एक क्राइसिस के जो बेस है उसको हिट किया जाए, तब उसका हल होगा। और ये सबको चाहिए। ये हमारे जहाँ पे जो हुकूमत बना के बैठे हैं उनको ये चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बड़े अदारे हैं उनको ये चाहिए। कह रहे हैं कि जो क्राइसिस का बेस है उसकी बुनियाद को हिट किया जाए, लेकिन हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीलों को और आपके रहनुमाओं को अफराद को हिट करते देख रहे हैं। कल खावर मानिका साहब को फिजिकली टॉर्चर किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये किस तरह का एक माहौल और रवैया हम देख रहे हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि चेयरमैन, आपके जो बानी चेयरमैन है वो बिल्कुल पीसफुल हैं, उनको कोई प्रेशर नहीं है, वो बिल्कुल मुतमईन है। बिल्कुल उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन बात सुनिए, आप इंसान जो है ना, वो कहते हैं ना कि पत्थर या वो लकड़ी का नहीं बना हुआ, वो उसके अंदर जज्बात हैं, तो गोश्त पोस्ट का बना हुआ है। और इतनी गलीज जुबान इस्तेमाल की है इन्होंने वहां पे अदालत के अंदर खड़े होकर, नाम लेकर, और वो गलीज जुबान जो है वो इश्ताल अंगेजी को जन्म देती है। और ये आपने रिपोर्टेड, इसके ऊपर तो एक
सैकड़ों केस आपको निकाल दूंगा जहां पे मर्डर केस के अंदर उन्होंने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि इट्स नॉट अ केस ऑफ सजा का केस जो है या कैपिटल पनिशमेंट का केस नहीं है, क्योंकि इंसान इश्तियाल अंगेजी में जो है उसका बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती है। सही। ये उसकी जुबान रोकने वाला कोई नहीं है, जिसको स्पेशल इस काम के लिए भेजा गया था वहां पर। देखिए ना, आप एक शख्स को आप पकड़ के पहले जेल में डालते हैं, जेल में उसको ट्यूटर किया जाता है प्रॉपर तरीके से, और जब वो वहां से वो इनकी बात मानने पे तैयार हो जाता है तो जेल से निकलता है और जाके वो केस दायर करके आ जाता है फौरन। और फिर उसके बाद ये जुबान इस्तेमाल की है उसने, जब उसको देखा कि फैसला आज होना है तो वहां पे उसने कहा कि मुझे पता है फैसला क्या होना है, और उसके बाद उसने जो गलाजत थी वो बकली वहां पर। तो उनके ऐसे इफेक्ट्स जो हैं, उसके बाद आप कहिए कि कोई आदमी जो है वो सुन के इग्नोर कर दे। चलें ठीक है, अब ये आपका मौक़िफ़ है और ज़ाहिर है आज प्रोग्राम में हम उनको भी शामिल करेंगे और उनका भी मौक़िफ़ हम जानेंगे आगे चलकर ख़ावर मानिका साहब का। तो अब अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब, ये इस वक्त अब जो सूरत हाल है, ये 9 मई के 2 केसेस ख़त्म होते हैं, एक नई इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो एक तरफ तो हुकूमत ये चाहती है कि अपोजिशन को इंगेज किया जाए, ज़रा कोई मुज़ाकरात की बात हो, कुछ उनकी सुनी जाए, कुछ अपनी कही जाए, और फिर दूसरी तरफ ये केसेस का सिलसिला, इंक्वायरीज़ का सिलसिला ये भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये इस तरह फिर कैसे मामला आगे बढ़ सकेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि 9 मई के वाक़यात में फ़र्क है। एक वो मुकदमा है जो पिंडी में GHQ पे हुआ, एक वो मुकदमा है जो लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे हुआ, एक वो मुकदमा है जो PF मियाँ वाली वगैरह वगैरह। अब इस्लामाबाद में कोई ऐसा कोई यकीनन कोई इश्काल वाला कि छोटे मोटे मजिस्ट्रेट वाला केस है। ये पहले भी इनके वकील बता चुका है कि 249A के तहत मुकदमा खत्म किया। तो ये सब जानता है कौन कानून के 249A से पता चलता है कि वो मजिस्ट्रेट लेवल का मुकदमा है। तो यकीनन बेताशा मुकदमे दर्ज किए जिसका कोई तुक नहीं बनता है। और इससे ये होता है ना कि हमारे यहाँ जो लीगल लैंग्वेज में कहते हैं कि अगर 100 मुकदमा तो उसमें 99 सच्चे हो, एक झूठा हो, तो 99 को भी शक की नज़र से देखा जाता है। तो यकीनन ये जो मजिस्ट्रेट लेवल के 9 मई की केस बना है जिससे PTI वाले बगले बजा रहा है कि हम बरी हो गए, तो असल मुकदमा तो शोधा की जो यादगार को जला है, MM आलम की जहाज को जो जला है, और कदर शेर खान के मुजस्मे को जो जला है, वगैरह वगैरह सारे। अच्छा, अब इसमें ये कहते हैं कि MM आलम के जहाज तो कराची में, या भाई MM आलम के जहाज कराची में तो उसी लेवल का सिंबल बना के दूसरे शहरों में भी नस्ब है। इसी तरह जो ना करण शेर खान साहब, वो जो बेचारा कब्र में लाद में है तो उसको मुजस्मत, तो फिर आपके मुजस्मे की तो कोई हैसियत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो वो मुकदमात अभी बाकी उस हवाले से। और बाकी जो आपने जो ये इससे बात की थी ख़ावर मानिका के हवाले से, न तो ख़ावर मानिका ने पहले गैरत वाला काम किया है, न अब गैरत वाला काम कर रहा है। तो लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, और इनकी जो नारे थे अहमद ओवैस साहब के साथ, यहाँ तक तो मैं इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि कोर्ट के अंदर जो बोला होगा वो तो हमने नहीं सुना, ना आपने सुना है। लेकिन बार जिस तरह वो मुके लहरा रहा, तो उसका मतलब ये है कि वो कुछ न कुछ ताने दे रहा होगा, कुछ न कुछ गालियां दे रहा होगा, या जो भी को फतह का निशान लगा रहा था। तो एक गैरतमंद आदमी, तुमने तो पहले भी बेगैरती वाला काम किए, अब भी बेगैरती वाला काम कर रहे हो, और मुके भी तुम लहरा रहे हो। तो मैं तो इस बेशर्म आदमी को तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब हाफिज़ हसन साहब, ये जिस तरह कादिर मंदुखेल साहब कह रहे हैं कि गैर ज़रूरी केसेस जब किसी भी शख्स पर आप डाल देते हैं तो वो जो एक्चुअल केस होता है फिर उसकी असल रूह भी मुतासर हो जाती है। अब ये सानिया 9 मई से मुताल्लिक बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जो एक्चुअल होंगे, जिसके सबूत और शवाहिद भी मौजूद होंगे, वीडियोज़ भी मौजूद हैं, गवाहान भी मौजूद होंगे, लेकिन कई ऐसे केसेस जिसमें नाकाफ़ी शवाहिद और सबूत की बुनियाद पर फिर इस तरह बरियत हो रही है और वो एक के बाद एक केसेस ख़त्म हो रहे हैं। तो फिर इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हुकूमत की भी नीयत कहीं सही नहीं थी और बहुत सारे इजाफी केसेस इस तरह के लगाए गए जो कि नहीं होने चाहिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। बिल्कुल बात ठीक है कि अगर आपकी प्रोसिक्यूशन सीरियसनेस दिखाती है तो उसके लिए फिर आपको सीरियस केसेस जो है उसी की तरफ जाना पड़ेगा। और चूंकि हमारा पुलिस का निज़ाम जो है वो बड़ा बैठ चुका है और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ फिल्टर नहीं है कि केस रजिस्टर करने से पहले सोचे कि क्या हम इस केस को कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो है वो साबित कर सकेंगे कि नहीं। और ये फिनोमिना जो है ये पिछले 2-3 साल से नहीं है। आप इस फिनोमिना को पाकिस्तान बनने से लेके अब तक इसको देख रहे हैं कि जब पुलिस का जी चाहता है किसी की FIR कर लेती है, जब पुलिस का जी चाहता है उस FIR की जगह जो है वो किसी और जगह अगर बंदा मौजूद है तो उसकी जगह उसको ले लिया जाता है। फिर जब जी चाहता है तो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर डाल दिया जाता है।
और अब तो जो एक फिनोमिना आ गया है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा इसको एड्रेस करना चाहिए पुलिस लेवल के, प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट, कि हम हर केस को 780 के उसके अंदर डाल देते हैं कि कहीं दो चीजें ऐसी हो, पॉलिटिकल इशू आए या कोर्ट्स के अंदर आए, तो इस तरह है, तो लॉयर्स में भी 780 लग रही है, पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर भी, तो उसको भी जो है मेरा ख्याल है कि देखने की जरूरत है। एक है इसका ये एस्पेक्ट। दूसरा उसका एस्पेक्ट ये है कि जब आपके पास प्रोसिक्यूशन के अंदर अच्छे केसेस मौजूद हैं, तो फिर इस तरह के केसेस के अंदर ड्रैग करने की कोई वजह नहीं है। और जब आप उसको ड्रैग करते हैं तो फिर ये है कि इससे आपकी एक नॉन सीरियसनेस शो होती है कि जी जो असल केस थे वो पड़े हुए हैं, और जो ये वो एविडेंस देखे कि जब आपने FIR करना को ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप किसी की भी FIR जो है वो उसके कहने पे कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो जेन्युइन लोग जो FIR करवाना चाहिए उनकी FIR तो होती नहीं है, लेकिन अगर आप FIR करते हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ता है कि क्या आप उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रूव कर सकेंगे, क्या आप उसको जो है अदालत के सामने या सेशन कोर्ट के सामने, या उसके बाद अगर ट्रायल होता है तो हाई कोर्ट के अंदर जाके कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, और मामला। इसीलिए आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो आपके हीनियस ऑफेंसेस हैं उनका जो कन्विक्शन रेट है वो 8% है, और वो जब ऊपर की तरफ जाता है हाई कोर्ट के ऊपर तो 95% आपकी चीजें जो है इक्वेटर की तरफ चली जाती हैं। तो मेरा ये ख्याल ये है कि हमारे गवर्नमेंट को या हमारी पुलिस को जो है इसके ऊपर सीरियस गौर करना चाहिए कि हर केस के अंदर हर शख्स को हर जगह मुलव्वस करना जो है वो बिल्कुल बात मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर किसी ने कमीशन ऑफ ऑफेंस किए उसको FIR होनी चाहिए, और उसके अंदर भी वो रीजनेबल ऑफेंसेस होने चाहिए कि जिसको आप अगर, और इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि तबातुर से इस तरह की गैर जरूरी FIRs और ये केसेस होते हैं, तो ये इसके खिलाफ भी कोई कानून मौजूद है कि अगर किसी ने इंतकामी कैफियत के तहत या गैर जरूरी जानते बूझते हुए कि इस चीज के शवाहिद या सबूत मौजूद नहीं है, उसके बावजूद FIR का इंदराज किया हो, तो ऐसे अफसर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई का कानून मौजूद है? देखिए, पहले हमारा जो PPC CRPC है उसके अंदर एक सेक्शन मौजूद है कि जिसके अंदर ये है कि फॉल्स प्रोसिक्यूशन के ऊपर आप जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो मैजिस्ट्रेट और उसके बाद वैसी नहीं है। फिर पुलिस ऑर्डर 2002 आया, जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर आया, और उसका भी वो सारे प्रोविंसेस के अंदर है, तो उसके अंदर जो है उसका सेक्शन 155 है। उसके अंदर अगर कोई गलत पुलिस वाला FIR दर्ज करता है या एक्सेसिव करता है या ज्यादती करता है तो उसको 3 से 5 साल की कैद की सजा दी जा सकती है। लेकिन अरबाब इसके अंदर मसला ये है कि हमारी जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे गवर्नमेंट के अंदर हैं या गवर्नमेंट के बाहर हैं, ये इस मामले के अंदर सीरियस नहीं है कि इस पुलिस के निजाम को ठीक किया जाए, इस अदालत के निजाम को ठीक किया जाए। जबकि ऊपर इनके पड़ती है तो उस वक्त ये पुलिस की एक्सेसिव पे भी बात करते हैं, फिर अदालत पे भी करते हैं, लेकिन जब उस सिस्टम से निकल जाते हैं तो फिर ये उसी स्टेटस को की तरफ चले जाते हैं कि हमारे हाथ में SHO रहे, हमारे हाथ में DPO रहे, हमारे हाथ के अंदर पटवारी रहे, और हमारे हाथ के अंदर जो है। ठीक है हाफिज साहब, और इसी नुक्ते को मैं अहमद उवैस साहब के भी सामने इस अंदाज से रखता हूँ कि अहमद उवैस साहब, आप लोगों की भी 4.25 साल हुकूमत रही और यही थाना कल्चर था, यही पुलिस होती थी, इसी तरह FIRs दर्ज होती थी। हमने बहुत सारे केसेस देखे, राना सनाउल्लाह के खिलाफ किस तरह केस हुआ, फिर उससे कुछ निकल के सामने नहीं आया। एहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के तमाम सीनियर रहनुमाओं की एक लंबी लिस्ट है जिनके खिलाफ आपके दौर में भी केसेस हुए, लेकिन फिर कुछ साबित नहीं हो सका, कुछ निकल कर सामने नहीं आया। तो ये रिफॉर्म्स आप भी नहीं कर सके जो कि अब इस सिस्टम पर आप लोग एतराज उठाते हैं। देखिए, इतराज के बाद मैं आपको बताऊं कि ये आपने बात तो दुरुस्त फरमाई है, ये पुलिस का जो है तरीक़ेकार इंतहाई गलत है और इसके ऊपर खातरख्वाह काम जो होना चाहिए था। मैंने पर्सनली, जब मैं एडवोकेट जनरल था, और मैंने ये बात जो है उस वक्त इमरान खान से भी अपने तौर पे की थी कि मैं एक पेपर तैयार कर रहा हूँ जिसमें पुलिस की रिफॉर्म्स इस तरीके से की जाए कि उसको एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट एक एंटिटी बना दिया जाए जिसपे सियासतदानों का, पॉलिटिकल पार्टीज का या गवर्नमेंट का कोई असर जो है दबाव ना हो, और वो खुद उसको देखें और उसको और उसके अंदर इनबिल्ट जो है वो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी हो कि जहाँ पे वो अब्यूज ऑफ अथॉरिटी करे तो उसके लिए एक ऐसा तरीकेकार हो कि जहाँ ऑफिसर को फौरन जो है वो प्रॉम्प्टली उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सके। सही, वो मेरा काफी काम किया हुआ था, लेकिन बीच में फिर ये आपको पता है कि जो हालात उस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि इंटेंशन थी ये सब उनकी करने की और टाइम भी अच्छा खासा था, फिर ये हो क्यों नहीं सका? रिस्पॉन्ड हुआ, उन्होंने तो कहा कि आप बिल्कुल इसको काम करो, मैं कर रहा था। बाकी जिससे आपने राना सनाउल्लाह की बात की ना, तो राना सनाउल्लाह को इमरान खान ने, आप समझिए कि वो उसको इमरान खान ने नहीं उसको गिरफ्तार किया, उसको तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है ये कंप्लीट फौज के पास था, ये यहाँ से सारा कुछ हुआ था। वो आप बेशक रिकॉर्ड निकाल कर चेक कर लीजिए,
ये तो ये अगर से हुकूमत तो लेकिन अहमद साहब अभी चल रही है, शहरियार आफरीदी साहब ये कहते थे कि तमाम सबूत शवाहिद मौजूद हैं। वो अगले दिन टीवी पर अपीयर हुए, उन्होंने कहा कि बस ये हमारे पास हर तरह का हर सबूत और हर शवाहिद मुकम्मल है और बस ये जल्द अज जल्द ये सजा हो जाएगी। और फिर क्या हुआ वो सब ये काम गलत तरीके से हुए, लेकिन जो मैं तो मानता हूँ कि ये इन मामलों के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और ये कल्चर को देखे, जो चीजें गलत होती रही, खराब होती रही, उसको कहीं पे हमने आके तो सीधा करिए ना। ये ना कहें कि जी आपने किया था तब अब हमारी टर्न है। फिर वो पेंडुलम जो है वो वापस उधर ही आ जाता है। सही, ये जो क्लॉक का पेंडुलम है ना, इसको इसकी जो स्विंग है उसकी तरफ हम ध्यान ना दें कि या ध्यान में ये रखें कि आज इधर है तो कल उधर है। सही, हालात को सीधा करें। जो लोग तरक्की कर गए हैं, जो ममालिक और जो कौमें आगे निकल गई हैं, वो माजी की गलतियों को उन्होंने देखा और वहां से सबक सीखे उन्होंने स्टेप फॉरवर्ड किया। सिविलाइजेशन भी ऐसे ही एडवांस करती है। ठीक है, अब ये अब अहमद साहब स्टेप फॉरवर्ड करने का तरीका हुकूमत के जहन में क्या है? जरा कादिर मंदूखेल साहब से भी मैं पूछ लेता हूँ। कादिर साहब, अगर आगे बढ़ना है तो जाहिर है अपोजिशन को बिठाना पड़ेगा मुज़ाकरात की मेज़ पर। ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत अपोजिशन मुस्तकिल सड़कों पर रहे, एक तहरीक चलती रहे और हुकूमत के काम भी अपने तौर पर होते रहें। तो ये स्टेप फॉरवर्ड हुकूमत करना चाहती है, अपोजिशन के साथ मामलात को आगे बढ़ाना चाहती है, या फिर यही कैफियत रहेगी एहतिजाज वाली? आप यही सवाल अहमद ओवैस साहब से कर ले कि हमने कई मरतबा ऑफर की है आसिफ अली जरदारी साहब के लेवल पे, यूसुफ रजा गिलानी साहब के लेवल पे और असम्बली के फ्लोर पे, हर जगह पे इनका जवाब तो एक ही है। कल भी इनके रहनुमाओं ने कहा कि ये क्या दे सकते हैं, इनके हाथ में क्या है। खुद उनके साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने कल कहा, उसने कहा इनके पास तो कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। हम तो सदर पाकिस्तान का सीट खाली नहीं करके देंगे, हम तो वज़ीर आज़म का सीट खाली नहीं करके देंगे। हाँ, आगे के लाएमल के लिए हम मिल बैठे हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें उसी चाहिए जिसको ये गालियां देते हैं। आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ, जिसको ये बुरा भला कहते हैं, DGISPR, और नजरें भी उनकी तरफ झुकी हुई है और वो क्लियरली कहते हैं। आरिफ अलवी साहब का कल स्टेटमेंट देख ले, उसने कहा वो जो दे सकता है ये तो कुछ नहीं दे सकते। तो आप मुझे ये बता दें कि जिस पार्टी की सियासी सोच ये हो, सियासी तो मैं नहीं कहूंगा, इनकी जिसकी सोच ऐसी हो कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं और सियासी पार्टियों से कहते हैं ये क्या दे सकते हैं, खुलेआम कह सकते हैं, तो मैं यही कहूंगा अगले 5 साल भी इसी तनख्वाह पे ये काम करते रहेंगे। इनका रोना धोना बंद नहीं होगा और हम उसकी परवाह नहीं। कादिर साहब, कमीशन तो आप दे सकते हैं इनको, वो जुडिशियल कमीशन की बात कर रहा हूँ मैं। 8 फरवरी को ये कमीशन मांग रहे हैं, ये 9 मई को भी कमीशन मांग रहे हैं। ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम है? अहमद ओवैस साहब बता देना, कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 क्या कहता है कि कोई भी ऑडियो वीडियो एडमिसेबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। दूसरे वकील साहब भी बैठे हुए, तो एक वीडियो उन्होंने चैलेंज किया कि जाली है, जाली है तो उसके फौरजी कराओ, जो असली है उसका तो क्लियर है। और इसी वीडियो के ऊपर बर्तानिया में सजा हुई है, इसी वीडियो के ऊपर अमेरिका में जो 9 मई के साथ 8 फरवरी की बात करते हैं ना, 8 फरवरी पर तो आपके अपने भी तहफ्फुज़ात थे, आपके पास भी वीडियोस और सारे एविडेंसेस मौजूद थे उस दिन के। भाई मैं बात ही होता ना, अब आप सारी चीजें मिक्स तो ना करें ना। बिल्कुल मुझे तहफ्फुज़ात है, मैंने वीडियो ऑडियो सारे सबूत के साथ इस वक्त में मेरे सामने अलमारी में 25 से 30 हजार इलेक्शन कमीशन के ओरिजिनल बैलेट पेपर MQM के स्टैंप लगे हुए मुस्तफा कमाल के पड़े हुए 3 महीने हो गए। इलेक्शन कमीशन न रिजेक्ट कर रहे मेरी एप्लीकेशन, न एक्सेप्ट कर रहे। तो मेरी तो अपनी जगह पे, लेकिन बात हो रही है 9 मई की जो ये एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे, ये आर्मी चीफ की तरफ इनकी नजरें हैं। मैं आपके तौर से कहना चाहूंगा, आर्मी चीफ के पास क्या इख्तियार है कि वो शोधा के लवाकिन को जलाने का वो दे दे, उसको माफी दे? वो देगा नहीं यकीनन, लेकिन उसके पास इख्तियार भी नहीं है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास क्या इख्तियार है? ये दोनों वकील मुझे बता दे कि वो इंसदादी दहशतगर्दी के इस तरह फौजी तंजीबात पे हमले करने के चीफ जस्टिस उसके माफ कर दे। वो भाई कोई माफ नहीं कर सकता है। ये वहां जाए मुताल्लिका अदालतों में वहां अपना एविडेंस शो कर दे, अच्छे से वकीलों के जरिए केस को प्लीड कर दे, वहां से बरी हो जाए तो अल्लाह खैर सरा। ठीक है, लेकिन जो उनकी नजरें हैं वो सारे ये कहते हैं ये अचानक हो जाए और लश्कर आ जाए और इमरान खान जेल से आ जाए और ये आर फूल पहना दे और अगले दिन प्राइम मिनिस्टर उसमें बिठा दे, ऐसा तो नामुमकिन है। चलें कादिर साहब, ये निकाल ले जो आपके पॉइंट्स हैं, जो सवालात आप इसी तरह ये चीखते रहेंगे। पूछ रहे हैं, एक ब्रेक के बाद अहमद उवैस साहब का भी रिएक्शन जानेंगे। हाफिज साहब आपके सामने पहले सवाल रखेंगे कि जो डिमांड्स हैं इस वक्त अपोजिशन की कानूनी तौर पर वो किस हद तक दुरुस्त हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अहमद उवैस साहब, कादिर मंदुखेल साहब, हाफिज हसन अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। तो हाफिज साहब ये जुडिशल कमीशन की डिमांड अगर अपोजिशन जमातें करती हैं इलेक्शन के मैंडेट को लेकर 8 फरवरी को या 9 मई को, तो ये किस हद तक कानूनी तौर पर इनकी डिमांड जायज़ है? और फिर इनकी दूसरी जो डिमांड्स हैं कि जो इनके गिरफ्तार कारकुनान हैं उनको छोड़ा जाए तो फिर ये डायलॉग की टेबल पर आ सकते हैं, या जो गैर ज़रूरी केसेस इनके खिलाफ बनाए जा रहे हैं, जो मैंडेट की चोरी है उसको भी फिर ये बुनियाद बनाते हैं। तो ज़रा कानूनी नुक्ता नज़र से इस पर बताइएगा कि कौन कौन सी डिमांड्स इनकी जायज़ है? अरबाब, एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन के अंदर होती है तो वो जुडिशियल कमीशन का मुतालबा करती, कोई भी इंसिडेंट हो पाकिस्तान के अंदर, कोई भी इंसिडेंट हो वो जुडिशियल कमीशन का मुतालबा करती है। और जुडिशियल कमीशन का मुतालबा उस गवर्नमेंट से करती है जिसको वो मानती भी नहीं है, या जुडिशियल कमीशन का मुतालबा उस सुप्रीम कोर्ट से करती है जिसके चीफ जस्टिस को नहीं मानती। तो ये हमारा पिछले 10-12 साल से एक वतीरा चल रहा है। अब स्पेसिफिक इस चीज के अंदर आ जाते हैं कि जो मौजूदा सिचुएशन, अब जो 9 मई वाला एक इंसिडेंट है, ये दुनिया के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड इंसिडेंट है कि जिसके अंदर आपने मॉब्स की सूरत के अंदर पाकिस्तान की किसी एक जगह को नहीं है, पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 52 जगहों के ऊपर आपने जो है वो स्ट्राइक किया। और वो स्ट्राइक करने के अंदर उनमें ऐसी जगह थी जो नोटिफाइड थी, जिसके अंदर पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है वो अप्लाई करता है, और वो 1967 से लेके आज तक वो एक सेटल्ड लॉ था कि जिसके अंदर अगर आप नोटिफाइड एरियाज के अंदर मॉब की सूरत के अंदर या इंडिविजुअल सूरत के अंदर अगर पाकिस्तान की इंस्टॉलेशंस जो मिलिट्री है आप उससे चार्ज करते हैं तो आपके ऊपर ऑफेंस लगता है। और वो दोनों ऑफेंस हो सकते हैं, आपके ऊपर जो सिविल ऑफेंस है वो भी आ सकता है और आपके ऊपर जो मिलिट्री लॉ है वो भी आ जाए। सेक्शन 2D भी है, सेक्शन 59 भी है। अब ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की कंसिस्टेंट एक प्रैक्टिस थी कि जिसके अंदर ये है कि जब भी कोई ऐसा मामला आया कि सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है या नहीं है, तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बिल्कुल ट्राई किया जा सकता है कि इसके मेरिट्स या डी मेरिट्स जो थे वो और थे, और अल्ट्रा वायरस कभी भी ये प्रोविजंस नहीं रही। अब ये वाला जो सिचुएशन है इसके अंदर आपके पास एक विजुअल एविडेंस है, फोरेंसिक एविडेंस है। वो लोग वहां पे गए हैं, उन्होंने वहां पे जाके स्ट्राइक किया है, मॉब किया है, आपकी जो शोहदा की यादगारें थी उनको उन्होंने जाके डिसरिस्पेक्ट किया है। अब इसके ऊपर किस चीज का आपको जुडिशियल कमीशन का चाहिए? अब वो जो जुडिशियल कमीशन है, अगर आप बनाना गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान इंक्वायरीज एक्ट है, आप उस प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते। अगर वो कमीशन के लिखे चीफ जस्टिस को भेजेगा, आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को नहीं मानते। अगर वो किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजे तो आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी नहीं मानते। और हाफिज साहब सेम सिचुएशन फिर 8 फरवरी वाले जो जुडिशियल की जो कमीशन की डिमांड है, 8 फरवरी अब देखिए 8 फरवरी अब 8 फरवरी वाला ये मामला था कि उसके अंदर आपको याद होगा कि जब 2013 के इलेक्शन हुए तो 35 पेंचर का एक नारा जो है पूरे मुल्क के अंदर आया और अल्टीमेटली धरना हुआ। धरने के बाद एक जुडिशियल कमीशन बना जिसको फॉर्मर चीफ जस्टिस ने किया और उसने कहा कि इसके अंदर कोई ऑर्गेनाइज किस्म की रिगिंग नहीं है और उन्होंने सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज की। अब उसके बाद ये देखें कि जब अगली गवर्नमेंट 2018 के बाद ये आए तो वो एक और सिलसिला इनके खिलाफ चल पड़ा। अब जब 2024 के अंदर आया तो पाकिस्तान का लॉ बड़ा वाज़ेह है और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 225 ये कहता है कि कोई भी इलेक्शन का झगड़ा जो है वो ट्रिब्यूनल्स के बगैर हो नहीं सकता। ट्रिब्यूनल्स अब बन गए हैं, उनके अंदर 180 दिन का है और ये सारे केसेस इंडिविजुअल्स हैं। अगर मंदोखेल साहब का मामला है तो उनके अपना ट्रिब्यूनल है, अगर लाहौर का है तो अपना ट्रिब्यूनल है। ठीक है, यानी इसमें भी कमीशन की कानूनी तौर पर आप कोई जरूरत महसूस नहीं कर रहे हाफिज साहब। ठीक है, चलें जरा मौका दीजिएगा, मैं अहमद उवैस साहब से जरा पूछना मैं ये समझता हूँ कि जुडिशियल कमीशन जो है उसके अंदर आप ये तो आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि इसके पीछे कौन था, रीजंस क्या थी, कॉन्स्पिरेसी क्या थी, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं आप उनको एडजुडिकेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान का लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन जो है इलेक्शन डिस्प्यूट्स को या इलेक्शन के इन मैटर्स के ऊपर जुडिशियल कमीशन नहीं है बल्कि उसका एक रेगुलर प्रोसेस जो है जो सेक्शन 140 और वो प्रोसेस इस वक्त चल रहा है। 225 इस रेगुलर प्रोसेस पर क्यों एतमाद नहीं है? अहमद उवैस साहब आपकी जमात को जी चलें जल्दी कर लीजिएगा हाफिज साहब जरा। एक सेकंड अगली ये है कि अगर आपने इस तरह भी जाना है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट तो आपने बात तो करें ना। आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करें, आप इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस पर रिस्पेक्ट दें, आप अदलिया को दें, आप पाकिस्तान के जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है उनको दें। आप एक तरफ जो है वो गालियों का ब्रिगेड निकाल देते हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हमसे हमारे ये मुतालबात। ठीक है, अब ये इस बातचीत को ही मुतालबात के जरिए शुरू करने की कोशिश की जा रही है। हाफिज साहब पॉइंट आपका आ गया,
अहमद साहब, ये आप बताएं कि जुडिशल कमीशन की डिमांड आप लोग क्यों कर रहे हैं? 2013 के बाद जो जुडिशल कमीशन बना उसका नतीजा आप लोगों के सामने। 18 में तो आप लोगों से डिमांड हुई, आपने खुद कोई कमीशन बनाया भी नहीं, गालिबन उस वक्त आप लोगों ने पार्लिमानी कमेटी बनाई थी। तो अगर ये हुकूमत पार्लिमानी कमेटी का कोई ऑप्शन आपके सामने रखती है तो वो है काबिल कबूल आपके लिए? कमीशन के नतीजे तो इससे पहले आप देख चुके हैं कि वो आपके हक में नहीं आए थे। ये तो देखें ना, जिन्होंने ये सारा काम किया है उन्हीं को कहें कि आप कमीशन बनाएं तो वो आपको खैर की खबर देंगे। मेरी बात सुनिए, बात यह है कि जहां बड़े वाकयात हुए होते हैं ना, कि जहां इंडिपेंडेंट कमीशन बनने होते हैं, हमूदुर रहमान कमीशन बना था ना, आपको पता है ना? उस हमूदुर रहमान कमीशन ने, वो 2500 सभ्य का कमीशन था, पूरी डिटेल बता दी थी कि क्या हुआ था वहां पर। इसी तरह से ये वाकया जो हुआ, इस वाकया में कमीशन की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि अगर ऐसा हुआ होता ना कि वहां पे उस दिन पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की होती, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के केयर टेकर जो थी उन्होंने अपना पूरा रोल अदा किया होता, अवाम आ गए। और पहली बात मैं साथ ही साथ में वो जवाब भी दे दूं, मधु खेल साहब कह रहे थे कि हमारी कोई ऐसी डिमांड है कि जी आप सब कुछ छोड़ दें। बिल्कुल डिमांड नहीं है हमारी। हम कहते हैं कि आप जो उसमें मुलव्वस पाए गए हैं और वाकई जो लोग इसमें कसूरवार हैं उनको आप सजा दें। पूरे जो ट्रायल का प्रोसेस है सही उसके मुताबिक, चाहे वो बानी चेयरमैन ही हो आपकी पार्टी के ना, चाहे वो भी हो बानी चेयर। नहीं, आप बात सुनिए, पहली बात तो देखिए ना, मुसीबत तो यही है। अभी मैं आपका भी इस बात का भी जवाब देना है। देखिए, सवाल ये है कि जिस वक्त आप उन लोगों को सजा भी नहीं दिया, 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, वो लोग गिरफ्तार हैं, आपने ना उनका ट्रायल मुकम्मल किया, ना उनको किसी को सजा दी। ये कहाँ का इंसाफ है बताइए? ये कौन सा 10A की जो है मुताबिक चल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? ये तो इंतहाई, ये डिस्पोटिज्म है। ये आपने अपने मुखालफिन को पकड़ के बंद कर दिया, उनको ऊपर तशद्दुद भी किया, उनके ऊपर सब कुछ किया, और हर किस्म का जो है वो। तो अहमद साहब, यही तो सवाल है कि अगर ये हुकूमत के किसी नुमाइंदे के सामने ये नुक्ता रखते हैं तो वो हमें याद दिलाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4.25 साल दौर की, के उस दौर में भी ये सब कुछ होता रहा, वहां कौन सी कोई मिसाल कायम कर दी गई? क्या गिनते रहेंगे ना, अगर ऐसे गिनते रहेंगे तो फिर हम कभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, और ना वो गिनाने में टाइम निकल जाएगा। अब जो सिचुएशन सामने है उसको सामने रखिए। 1 साल का अरसा गुजर गया और कुछ भी ना हुआ, ना ट्रायल हुआ, ना उनको सजा हुई, और आप ये बार बार ढोल पीटते आ रहे हैं कि जनाब 9 मई को पता नहीं क्या कुछ हो गया। हम कमीशन का इसलिए कह रहे हैं कि 9 मई के वाकये में एक बड़ा बहुत ज्यादा सस्पिशियस रोल है वो केयर टेकर सेटअप का है। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने पुलिस किस काम के लिए आप रखते हैं? आप अरबों रुपए पुलिस पे खर्च करते हैं पर्सन की हिफाजत के लिए, उसकी प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए। अगर वो पुलिस ये काम नहीं करती तो किस काम के लिए रखा आपने? सही। तो किसने 9 मई को पुलिस ने ये काम किया? किसने रोका उसको? आपने, इसके लिए हम कहते हैं इंक्वायरी करें। ठीक है, कि हु स्टॉप देम? ठीक है, तो किसने कहा कि आप ये काम मत करो? सही है, चलें, ये नुक्ता कादिर साहब इनका, ये नुक्ता तो इनका लॉजिकल है ना कि 1 साल से ज्यादा हो गया, 20 दिन ऊपर भी गुजर गए भाई, या तो मुलव्विस अफराद को सजा दें या फिर जो मुलव्विस अफराद नहीं है उनको रिहा कर दें। अब ये केसेस लटके हुए क्यों है? ये इतना लंबा क्यों रहा है मामला? अच्छा, तोशा खाना वाले केस में या निकाह नामा वाले केस में जो सजाएं 3 दिन के 1 हफ्ते के अंदर हुई है तो उस पर भी एतराज, और ये 1 साल हो गया इस पर भी एतराज। और उमद ओवैस साहब बता रहे थे कि ये पुलिस किस काम की है, ये दूसरे अदारे किस की? आपके दौर में क्या आपने FIA को मेरे खिलाफ नहीं इस्तेमाल की है? आपने मेरे समेत हमारे 3 MNA, हमारे 5 MNA और 3 मिनिस्टरों के खिलाफ आपने FIA इस्तेमाल नहीं की है, मेरे घर पे छापा नहीं पड़वाया। और आप ये सारी चीजें किस बात पे? सिर्फ इस बात पे कि एक शख्स पकड़ा गया, उसने चीफ जस्टिस के खिलाफ गलीज गुफ्तगू की है और उसने वीडियो 200 लोगों को भेजे। हम 5 MNA और 3 मिनिस्टर थे और मेरे घर पे छापे पड़े FIA के, और उसके बाद हमने जो प्रिविलेज कमेटी में बुलाया DG FIO के, बाबा वो तो इन्हें अदालत का केस है, मेरे घर पे मेरा क्या कसूर है? अगर किसी का वीडियो मेरे पास है और अगर मैं अहमद ओवैस साहब को वीडियो भेज दूं तो क्या वो मुलजिम हो जाएंगे? तो आपने तो ये हरकतें भी की है ना अहमद ओवैस साहब, ये आप क्यों भूल गए सारे? और फिर पंजाब पुलिस को जो आपने इस्तेमाल की है अपने मुखालफिन के खिलाफ, वो भी एक कहानी है।
और फिर आप ये भी वो चीज कर रही है। ये सारी चीज आपने जो जर्नलिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल की है, आपने सियासी लोग राना सनाउल्लाह के खिलाफ आपने जो नेप को सुन ले आपने राना सनाउल्लाह को जब आपका चेयरमैन स्टेज पे कहते हुए राना सनाउल्लाह मैं तुम्हें मूंछों से पकड़ लूंगा, अगले दिन वो मूंछों से पकड़ के नेप उठा के ले जाता है। आपके चेयरमैन जो स्टेज पे ऐलान करते थे अगले दिन यही आधारे आपकी कठपुतली बने हुए थे। ये सारे मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रहता हूँ, पंजाब पुलिस का कैरेक्टर कोई ऐसा नहीं है जिसकी तारीफ की जाए, ये तो हर वक्त इस्तेमाल होता है, आपने भी इस्तेमाल किए। सवाल ये कि ये सारे, दूसरी बात ये अहमद ओवैस साहब नहीं, सो इससे कानूनी बात करूंगा, मैं खुद छोटा मोटा वकील हूँ, दूसरा मोहतरम भी वकील साहब है। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में आप बता दे कोई इस तरह को वाकया में कमीशन बनाओ FIR में, वो तो करप्शन में फला में इंक्वायरी, और फिर 9 JIT बनी थी इसके ऊपर, आप अपेयर हो जाते, आपके पास सबूत होते तो आप अपेयर हो जाते। 9 JIT मुझे जहां तक याद है ये 9 के वाकये पे बने थे, आप तो नहीं बढ़ेंगे। और फिर उसके अलावा आप ये कहते हैं कि एक दिन में इतने मुकदमे बन गए, क्या 109 के तहत आपके कायदे नहीं आते? 109 का मकसद क्या है? 109 यही है कि आपकी इमा पे, आप खला में हो, आप जेल में हो, आप अफगानिस्तान में हो, आप कहीं भी हो, 109 बनता है। दोनों वकील मेरी बात को वो कर दे। दूसरी बात ये कि आप खुद उन केसेस में अपेयर हो जाए, आपकी वकील अपेयर हो जाए, उनको जल्द से, क्योंकि ऑलरेडी इंसदाद दहशतगर्दी का कानून ये कहता है कि 1 हफ्ते के अंदर पॉइंट आपका आ गया, उसी का सारा ले। आने वाले दिनों में इस पर हम मजीद भी डिस्कशन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर मंदुखेल साहब, अहमद ओवैस साहब, हाफिज हसन अहमद। एक ब्रेक ले लेना, ब्रेक के बाद खावर मानेका साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कल का जो वाकया हुआ, किस तरह उन पर तशद्दुद हुआ, आज उस सिलसिले में खबर आई है कि केसेस भी दर्ज हो गए, उसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। खावर मानेका साहब पर गुज़िश्ता रोज़ एहते अदालत में जो हमला हुआ था, आज उसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सरकार की मुद्दत में ये मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के खिलाफ दर्ज हुआ है। अब इससे क्या मुतमईन है खावर मानेका साहब, और जो गुज़िश्ता रोज़ उन पर हमला हुआ उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक रिएक्शन सामने आया था। बैरिस्टर गौर और शिबली फराज साहब ने गुफ्तगू की थी, वो क्या गुफ्तगू थी ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। तो अब ये वजूहात इसको कह लें या वजाहत कह लें, या जो रिएक्शन सामने आया था उससे मुतालिक जो गुफ्तगू थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, वो तो ये थी। अब किस तरह की ज़बान का इस्तेमाल किया गया खावर मानेका साहब की जानिब से, ये भी उनसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले खावर मानेका साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खावर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा, जो मुकदमा ये सरकार की मुद्दत में दर्ज हुआ है, तो इसमें आप मुद्दई नहीं बने, हमला किन लोगों ने आप पर किया था, जिनको इस मुकदमे में नामजद किया गया, ये वही लोग हैं? इस FIR से, इस मुकदमे से आप मुतमईन हैं? जी अस्सलाम वालेकुम बाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। असल में सबसे पहले तो मैं इस पे आऊँगा जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने मेरे पे ये एलिगेशन इल्ज़ामात लगाए हैं कि जी गलत लैंग्वेज और अच्छे वर्ड्स यूज़ नहीं किए मैंने अदालत में। मैं अरबाब से इतना बताऊँ कि मैं एक एक्स गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरा 35 साल का सरकारी मुलाजमत का तजुर्बा है। उसके अलावा मैं कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान के सामने, पूरे पैनल के सामने मैं पेश हो चुका हूँ। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि मैं किसी जज के पास जाके और उनके सामने मैंने इस तरह की बात की है या अपना बयान कलमबंद कराया है। ये ऐसे बात कर रहे हैं कि जिस तरह पता नहीं वहाँ पर मैंने कोई ऐसी गुफ्तगू कर दी कि जो बहुत ही नाजेबा थी। मुझे ये बताएं कि हर केस की अपनी एक नौइयत होती है। आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई ऐसे अल्फाज यूज़ किए हैं। अगर मैंने किए होते इनके जिस तरह ये फरमा रहे हैं, तो मुझे जज साहब वहीं रोक देते, मुझे कोई तो इंटरप्ट करता वहाँ पे कि जी रुक जाएं। मैं कंटिन्यूसली आई स्पोक फॉर लाइक 10-15 मिनट या 12 मिनट से जो मैं बोला हूँ। यकीन कर लें कि उस वक्त खामोशी थी कंप्लीट हॉल में, ना जज साहब एतराज़ कर रहे थे, इनकी तरफ से एक दफ़ा एतराज़ आया है कि ये बात ना ऐसे करें। मैंने उस बात को उसी को ही किसी और अल्फाज में बदल के कर दिया। ठीक है, तो खावर साहब आपको 10-12 मिनट बोलने का मौका मिला, उसमें जज साहब को भी कोई एतराज़ नहीं था आपकी गुफ्तगू पे, तो फिर आपको अदालत पर और जज साहब पर क्यों एतराज़ है? मुझे देखें, बात ये है कि ये इस केस का, ये मेरा एक ज़ाती, हमारा अपना घर का केस है। इसमें हर तरह की, मैंने जब पिछली दफ़ा जब ये अडयाला में हमारी हेयरिंग्स हो रही थी लोअर कोर्ट में,
तो वहाँ पर इस कदर अजीब व गरीब ज़बान और रवैया इस्तेमाल किया गया, बिहेवियर था लॉयर्स का, क्योंकि इनके साथ एक लॉयर नहीं होता, इनके पास टीम होती है जो 20-20, 25-25 लॉयर्स इनके आते हैं एक केस के लिए। मेरे केस में भी ऐसी था, मैं अपने एक लॉयर के एडवोकेट के साथ जाता हूँ या एक असिस्टेंट होता है, तो दे हरेस्ट मी। वहाँ पे भी इन्होंने मुझे यही कहा, और अब बल्कि जज साहब के सामने ये कहा कि हम आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। उस वक्त मैंने जज साहब से दरख्वास्त की कि ये क्या बात हो रही है जी, क्या मैं अपना मौक़िफ़ बयान नहीं कर सकता। इस दफ़ा भी यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि भरमार थी, वहाँ पर पूरा हॉल भरा हुआ था, यहाँ वहाँ वोकला थे या ख़वातीन सपोर्टर्स थी। अब मैं जज साहब से बात कर रहा हूँ कि मैं ये रिक्वेस्ट पहले भी उनसे कर चुका था कि मैं जो हालात देख रहा हूँ, जो मैं बातें सुन रहा हूँ, मुझ इनकी इतना एक्टिव हो जाता है सोशल मीडिया, जजमेंट के करीब आकर या जब भी तारीख आ रही होती है कि ऐसे महसूस होता है कि इन्होंने तो सारे मार के मार लिए हैं। मैं इसी शजोपन में गया हूँ, उस वक्त मेरे वकील साहब अपनी वो बहस कर रहे थे, उनको मैंने कहा जी कि मैं अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ कि इस केस में व्हाट इज़ हैपनिंग। मैंने अपना मुद्दा बयान किया है जिस पर इनको एतराज़ है, शायद मैंने इनको इनका चेहरा दिखा दिया जिसको उनका बुरा लगे, तो मेरा राइट है वो। मैंने जाके रिक्वेस्ट की है, तो साहब आपने अपना मुद्दा जो बयान किया, मानना, पार्लिमानी लैंग्वेज होती है, क्या वो उसके दायरे कार में रहते हुए किया या फिर कहीं आपका स्लिप ऑफ टंग हुआ या कहीं जज्बात में आपकी ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ निकला जिस पर उनको एतराज़ हुआ? अगर मैंने जो अपनी रिक्वेस्ट की है, मैंने बड़ी हम्बल होके और बड़ी कर्टिसी से मैंने रिक्वेस्ट पुट फोर्थ की है, और जज साहब आई डोंट नो वेदर ही एग्रीड राइट देयर और नॉट, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात ही नहीं महसूस की कि मैंने कोई गलत बात कर रहा हूँ या किसी तरीके से कह रहा हूँ। एक मेरी रिक्वेस्ट थी और आई डोंट नो वेदर इट वाज एक्सीडेड टू और नॉट। उन्होंने मेरे सामने सिर्फ इतनी बात की है कि अगर अब मैं जजमेंट ये करूंगा तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। तो खौर साहब, इस कल के वाक़े पर आपने कहा था कि आप कानूनी चाराजोई करेंगे, लेकिन आज जब मुकदमा दर्ज हुआ तो वो सरकार की मुद्दत में हुआ, आप मुद्दई भी नहीं बने उसके, तो अब क्या वजह है इसकी? आप कानूनी चाराजोई नहीं करना चाहते इस मामले पर? देखें, नहीं देखें, मैं मुद्दई बिल्कुल बनाऊँ, मैं तो पूरी मैं हर जहाँ पर हो सकता मैं करूँगा जी। मैंने FIR भी लॉन्च करनी है, मैंने उसमें जो नॉमिनेट करने हैं वो मैं आखिरी हद तक। और बाप साहब ये देखें कि ये सबसे सेफ कॉरिडोर्स होते थे जस्टिस के, सही, ये कोर्ट्स के, जहाँ पे हर किसी को अपने हकूक़ के लिए, गरीब है अमीर है, जाके बात करने का हक है। हम अगर वहाँ पर ही लोगों को मारना पीटना शुरू कर देंगे कि जो अपने केसेस के लिए आए हैं, ये मेरे साथ ज्यादती नहीं हुई है, सही, ये आप ये ना समझिए कि ये मुझे मार पड़ गई है और मुझे इन्होंने बदतमीजी की है, ये एक माशरे की इंसानियत को मारा गया है, ठीक है, हमारे इंसानियत की कदरों को मारा गया है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खबर मौजूद थे। गुफ्तगू आपने नाज़रीन खबर साहब की सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।